हेलो फ्रेंड, यूपीएससी का जीएस का फर्स्ट पेपर आज फर्स्ट मीटिंग में हो गया है। तो चलिए उसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। तो उससे पहले जीएस में कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या दिया गया है तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जीएस में आपके जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों होता है। साथ में आपका क्या होता है, तो आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। तो जियोग्राफी का भी क्वेश्चन होता है, सोशल जस्टिस का क्वेश्चन होता है और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है जो कि आपका कला से है, भारतीय इतिहास की कला में आर्ट एंड कल्चर से है। तो उसके बारे में पूछा गया है, क्या स्पष्ट कीजिए मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौरान के सामाजिक जीवन पर प्रतिनिधित्व करती है। तो स्पष्ट करना है आपको कि मध्यकालीन भारतीय जो मंदिर है, मध्यकाल में जो भारतीय मंदिर हैं उस दौरान के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मध्यकालीन मंदिर आपको कहाँ कहाँ पे दिखेंगे तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है, उसके सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन का है अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताइए। तो आपको कारण बताना है, क्या कारण बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों, तो भारतीय सिपाही अधिकांश अधिक थे लेकिन वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल से अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताना है आपको। तो आप यदि हिस्ट्री पढ़े हैं तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या था कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने से अचानक वृद्धि देखने को मिली। तो औपनिवेश तो ये हिस्ट्री का ही सिलेबस है। औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली, कारण बताइए। तो आपको कारण बताना है। नेक्स्ट आपका है कि प्राथमिक, ये आपका अब आ गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन करना है। तो प्राथमिक जो चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के मैग्मा से लावा के रूप में बाहर आती हैं, जिन्हें आग्नेय चट्टान कहा जाता है। और सादे चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स के बारे में बताना है। तो ये आप यदि एनसीईआरटी पढ़े हैं, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट आपका है चक्रवात का है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रणव क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के लिए निर्धारित रंग संकेतक के अर्थ की चर्चा कीजिए। तो आपका जो चक्रवात आता है तो उसमें जो संकेत मौसम विभाग द्वारा दिए जाते हैं, येलो अलर्ट है, ग्रीन अलर्ट है, रेड अलर्ट है, तो उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी आपका जियोग्राफी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कि दक्कन ट्रेप। तो अब आ गया है दक्कन ट्रेप, जो कि आपके दक्कन ट्रेप आपके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के क्षेत्र में दक्कन ट्रेप, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है। तो दक्कन ट्रेप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। तो कौन कौन से संसाधन दक्कन ट्रेप के नीचे आपको मिल सकते हैं, उनकी क्या संभावनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। तो ये आपका ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाओं की परीक्षण कीजिए एवं उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों को समझाइए। तो ये भी आपका जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो भारत में पवन ऊर्जा की संभावनाएं कहाँ कहाँ पे हैं। तो पवन ऊर्जा की संभावनाएं आपको मध्य भारत में तो दिखेंगी नहीं, आपको तटीय भारतों में देखने को मिलेंगी, गुजरात साइड में, उड़ीसा साइड में, केरला साइड में। तो वहाँ से आपको ये क्वेश्चन करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम, तो ये मोदी जी का टैगलाइन था, वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन कीजिए। तो ये सामाजिक का पेपर आ गया है, समाज से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आता है। तो ये है पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन करना है आपको, मूल्यांकन करना है। तो ये आपके लॉकडाउन में बहुत दिखा, तो वहाँ से रिलेटेड है क्वेश्चन ये।
नेक्स्ट आपका उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नौ मध्य वर्ग के उभार में टीयर टू शहरों का विकास किस तरह संबंधित है। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि भारत के जनजातीय समुदाय, जो आपके जनजातीय समुदाय हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है समाज से, भारतीय समाज। तो भारत के जनजातीय समुदाय की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए। तो उनको एक श्रेणी में माना जाना चाहिए, उसके बारे में पूछा गया है कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधताओं को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें एक एकल श्रेणी में माना जाइए। तो उनकी कला संस्कृति, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको देखते हुए उनको कौन सी श्रेणी में एक श्रेणी बनाना चाहिए उनके लिए, तो उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो 11 में पूछा गया है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही है एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या कह रहा है कि राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिर आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आर्ट एंड कल्चर से 12 में क्या कह रहा है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान बताइए। तो भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल का महत्वपूर्ण योगदान है। मंदिर निर्माण का जो शैली स्टार्ट हुआ मंदिर निर्माण की, वो गुप्त काल से ही स्टार्ट हुई है। देवगढ़ का मंदिर है आपका, भितरिया मंदिर है आपका जो ईंटों का बना है, कानपुर का है। तो आपका मंदिर के निर्माण का ही स्वर्ण काल कहा जाता है। कौन सा? गुप्त काल। इसके बाद चोल काल के बारे में आपको बताना है। तो ये आप आर्ट एंड कल्चर से आराम से कर सकते हैं, नितिन सिंघानिया बुक से या और कोई बुक से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारतीय मिथक कला और वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विवेचना कीजिए। अब यहाँ का सारनाथ का स्तंभ आ गया है और चीज़ें हैं। तो सिंह और वृषभ, तो इससे रिलेटेड आपका कुछ चर्चाएं चल रही थी करंट अफेयर में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली, ये आपका वर्ड है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है क्या, कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान की भूमिका क्या है, इसका वर्णन करना है। तो मत्स्य उद्योग में समुद्री जो धाराएं आपकी हैं, गर्म जलधारा है और साथ साथ में ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोरिडा यहाँ पे आती है, कौन सी जलधारा है आपकी, फ्लोरिडा की। इसके बाद आपकी गल्फ स्ट्रीम जाती है। तो यहाँ पे आपको मत्स्य पालन, यहाँ पे न्यूफाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका के पास देखने को मिलेगा मत्स्य पालन। तो ऐसे ऐसे स्थानों को आपको चुनना है और मैपिंग करते हुए आपको बनाना है। तो उनकी धाराओं के बारे में और मत्स्य पालन कहाँ कहाँ संभव है, तो जहाँ पे एक संतुलन स्थिति उत्पन्न होगी, जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराओं का मिक्सिंग होगा, तो वहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके बारे में आपको बताना है और क्वेश्चन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि रबर उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों, तो उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित करना है। अब रबड़ उद्योग पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आपको लगाना है क्वेश्चन कि रबड़ उद्योग देश हैं आपके थाईलैंड है, जैसे आपके दक्षिण एशिया में, तो उनसे इंडोनेशिया है। तो इन सब के बारे में आपको कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिसका सामना किया जाना आवश्यक है, उन मुद्दों को इंगित करना है आपको। भारत में भी आपको रबड़ देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में, केरला के साइड में। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जल संधि व स्थल संधि के महत्व को समझाना है। तो जल संधि और स्थल संधि के महत्व को समझाना है आपको, इसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17 है। अब आ गया है, ये भी जियोग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो जियोग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हैं।
और सिंपल भी हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसमी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? अब इसके बारे में वर्णन करना है आपको विस्तार से। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही है। क्षोभ मंडल आपको जो आपका सबसे पहला परत है पृथ्वी का वो क्षोभ मंडल है, इसके बाद समताप मंडल है। तो क्षोभ मंडल आपको यहाँ पे जो विषुवत रेखा है वहाँ पे आपको 18 किलोमीटर इसकी मोटाई ज़्यादा दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको निम्न दिखेगी 8-10 किलोमीटर के अंतर पे। तो इसको आप विस्तार से वर्णन करना है आपका 250 में। तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र तथा धर्म के समानांतर पंथ की विशेषताओं की विवेचना करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर पंथ की जो पंथ है, पंथ निरपेक्ष पंथ की विशेषताओं की विवेचना करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका आ गया है क्वेश्चन, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्धारण करते हैं? तर्क संगत उत्तर देना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। नेक्स्ट आपका है, ये समाज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे कहा है कि भारत के विशेष संदर्भ में, तो अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में आपको वर्णन करना है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे आज के आपके टोटल क्वेश्चन जो कि फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं। तो आशा करते हैं जिन लोगों ने पेपर दिया होगा ठीक ही लिखा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।